नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, वनस्पति शास्त्र विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर दानवीर तुलाराम महाविद्यालय उतई दुर्ग से टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी, जिसे हम स्टेराइल सीड, सुसाइडल सीड, साइलेंसर सीड या ट्रैटर कहते हैं, आज उस टॉपिक को लेकर आपके साथ आया हूँ, जो हमारे यहाँ MSc के 4th सेमेस्टर में पेपर 4 में उपस्थित है। तो आइए हम लोग एक एक करके सारी महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करते हैं। जहां तक टर्मिनेटर सीड की बात है, इसकी हम लोग जेनेटिक यूज कैसे करते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, किस तरह से इसकी यूज की जाती है, इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं और क्या कंसर्न है और हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं, ये हम लोग की आज के विषय का टोटल कॉन्टेंट्स होगा। आइए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करें कि टर्मिनेटर सीड एक्चुअली होता क्या है। तो सामान्य अवस्थाओं में जब किसी बीज को हम बोते हैं तो वो बोने के बाद फ्लावरिंग होती है, सीड बनते हैं और फिर सीड को जब हम फिर से बोते हैं, फिर वो जर्मिनेट करता है, फ्लावर करता है, फिर सीड का फॉर्मेशन करता है, फिर उसको हम सीड को लगाते हैं। इस तरह से हमें लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और हर ईयर हमें उनकी बीज से हमें नए पौधे और पौधों से नए बीज और नए बीज से फिर पौधे और पौधे से बीज हमें प्राप्त होते रहता है। लेकिन एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम सीड को जब लगाएं, वो जर्मिनेट हो, फ्लावरिंग हो, सीड बने, लेकिन जब उस बीज को हम बोएं तो F1 जनरेशन में हमारा सीड जर्मिनेट ना हो, हमारी अंकुरण न हो बीजों की और पौधा न तैयार हो, तो इसके पीछे एक कहानी काम करती है और वो कहानी एक जीन है और उसी जीन को हम टर्मिनेटर जीन कहते हैं। इसलिए जब कभी भी हम किसी रेस्ट्रिक्शन का या जेनेटिक हम रेस्ट्रिक्शन का यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को, जिसे शॉर्टकट में हम GERT कहते हैं, अर्थात जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजीज, जो कि स्पेसिफिक जेनेटिक स्विच मैकेनिज्म देता है, जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ये 2 प्रकार के होंगे, एक होंगे V-GERT, एक होंगे T-GERT, जो वेराइटी स्पेसिफिक है, जो जनन नहीं होने दें, जो रिप्रोडक्शन ना होने, उन्हें हम V-GERT, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में कुछ ट्रेट या कुछ लक्षण को दें तो उसके कारण उनका एक्सप्रेशन हो पाए, तो उसे हम T-GERT कहते हैं। और ऐसे बीजों को, जैसा हमने पहले ही कहा, सुसाइडल बीज। क्यों सुसाइडल? जब बीज मिला और वो अंकुरित नहीं हो रहा, मतलब अपने आप को हम मार रहा है, वो स्टेराइल बीज अगले जनरेशन में जन्म ही नहीं लिए। और ऐसे टेक्नोलॉजी को टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी या सिर्फ टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी कहा करते हैं। तो वैरायटी GERT क्या है? ये प्लांट के सीड की फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है जब वो जर्मिनेट होता है, क्योंकि कोई केमिकल डाल के हम पौधों को अलाउ तो कर देते हैं ताकि वो बीज बना लेता है, लेकिन उनके एम्ब्रियो में कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे रसायन होते हैं कि जब वो फिर अंकुरित होने जाता है, जब उसको हम रीप्लांट करते हैं, तो वो अंकुरित नहीं हो पाता है। इसलिए एक तरह से उस कंपनी का, उस मतलब सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन का ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाता है, जिसके कारण जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज नहीं कर पाते हैं। रादर वह उनके हाथ में, कंपनी के हाथ में रहता है कि वो जिसको चाहे उसको दे या जिससे चाहे वो उसकी जर्मिनेट कराए। तो इसे हम वैरायटी GERT कहते हैं। लेकिन ट्रेड GERT क्या है? ये सेकेंड जनरेशन का V-GERT है, जिसको हम ट्रेटर टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें स्विच होती है ऑन ऑफ टाइप की, और ये किसी केमिकल के ट्रीटमेंट के कारण हम उनकी अंकुरण को रोक देते हैं या अंकुरण को करा देते हैं। इसमें कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे हीट है, वो भी कई बार इस तरह के बीजों को इनेबल कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो टर्मिनेटर सीड है उन्हें हम स्टेराइल सीड, साइलेंसर, टर्मिनेटर, ट्रेटर, और दीज टेक्नोलॉजी जो है वो कनाडा की एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको राफी या रूरल एडवांसमेंट फाउंडेशन इंटरनेशनल के नाम से हम कहते थे, और आज ये एक ग्रुप है एक्शन का,
जिसको हम लोग एक्शन ग्रुप ऑन इरोजन टेक्नोलॉजी एंड कंसंट्रेशन ETC के नाम से जानते हैं। तो साथियों, जब हम इसकी हिस्ट्री में आते हैं तो 1991 में डीपोन्ट थे, उन्होंने सबसे पहले पेटेंट कराया था, जो कि 1994 में ग्रांट हुआ था, एक्सटर्नल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय इंड्यूसिबल प्रमोटर, जिसमें कि जीन का जो प्रोडक्ट था वो एक्सप्रेस नहीं करता था, क्योंकि वह एक एक्सटर्नल केमिकल कंट्रोल के अधीन काम किया करता था और जो वेरियस टिश्यू प्लांट को कंट्रोल कर लेते थे। जैसे मान लीजिए, आप जब तक ऑटो वाले को किराया नहीं देंगे, ऑटो लेके नहीं जाएगा, तो ऑटो का किराया अगर आप केमिकल मान लीजिए तो ऑटो स्टार्ट होगा। उस तरह से ये डूपोन्ट ने क्लेम किया था। जस्ट अगले साल जेनेका, जिसको हम सिंजेंटा कहते हैं, एक जीन स्विच ऑफ इंड्यूसिबल एक्सटर्नल एप्लीकेशन केमिकल इंड्यूसर लगी, जो इनके एक्सप्रेशन जीन को काउज करती थी। इसलिए सेकंड जीन जो था वो टॉक्सिक मॉलिक्यूल को करता था, जो कि पौधों के लिए टॉक्सिक होता था और वो काम करना बंद कर देते थे। अब इस तरह से हमने देखा कि हम पौधों की जिंदगी के लिए स्विच की तरह का यूज कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। खास करके हमारी इंडिया और जो डेवलपिंग कंट्री थे, उनमें बहुत प्रोटेस्ट हुए पूरे वर्ल्ड वाइड, और इसको बड़ा डिसएडवांटेजियस, अनइथिकल कहा गया। और लोगों ने जो बीज बचा के रखते थे, वो उनका कॉमन प्रैक्टिस था, वो आज भी लागू, क्योंकि उनका ये कहना था कि मल्टीनेशनल कंपनी अपने दाम को बेतरतीब से बढ़ाएंगी और जब मर्जी वो हमारे रूरल और खेती किसानी करने वाली जो हमारी कौम है उनको परेशान करेगी। इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को लेने से हमारे भारतीय लोग और हमारे थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज के लोग सरासर मना कर दिए, जबकि जो विकसित कंट्रियां हैं, जो विकसित देश है, वहां पे इसे भरपूर उपयोग किया गया और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से बहुत ही ज्यादा पैदावार पाई गई। तो ये कंट्रोवर्सी आज भी चल रही है और हम आज इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब हम इसके हिस्ट्री में देखते हैं तो 2001 में इंडियन पार्लियामेंट में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट पास हुआ था, जो जिसमें भी सीड टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी प्रेजेंट होगा उनकी रजिस्ट्रेशन को उन्होंने बैन कर दिया। 2005 में ब्राजील में प्रोहिबिटेड किया गया इन्हीं को, यूटिलाइजेशन, मार्केटिंग, रजिस्ट्रेशन, पेटेंटिंग एंड लाइसेंसिंग, ये रेस्ट्रिक्टेड जेनेटिक टेक्नोलॉजीज को किया गया। कनाडा में भी 2009 में ये सेम बात आई थी, बिल C-353 के नाम से, जो कि प्रोहिबिट करी रिलीज को, सेल को, इंपोर्टेशन को और बीजों को जो उनमें अल्टर किया जा रहा था वैरायटी में, जेनेटिक रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी वीगर्ड को, तो इसको लोगों ने कनाडा में भी मना किया। तो ये पूरी मैकेनिज्म को समझने के लिए मैं आपको छोटे क्लास में ले जाना चाहूँगा। आपने जब जेनेटिक्स पढ़ा था तो पढ़े थे कि 4 प्रकार के जीन होते हैं, जिन्हें आप 4 नाम से याद करते हैं। हम लोग रटते थे इंडियन पोस्ट ऑफिस सर्विसेज के नाम से रट लेते थे, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन मैसेंजर आरएनए बनाते थे तभी जब प्रमोटर जीन का आरएनए पॉलीमरेज इनके पास जाता था और ऑपरेटर जीन इनको जाने देता था या जाने नहीं देता था। जब ये प्रमोटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज जाते थे तो इनसे डीएनए से आरएनए बना करती थी और वो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कहलाती थी। उसके बाद वो राइबोसोम में जाके पॉलीपेप्टाइड का निर्माण किया करती थी। लेकिन इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक आई नामक जीन, जिसको हम रिप्रेसर कहते थे, जिसको रेगुलेटर कहते थे, आई से रिप्रेजेंट करते थे, और ये आई जो है बड़ा इंपॉर्टेंट जीन हुआ करता था और यही एंजाइम की जुड़ने और नहीं जुड़ने को कंट्रोल करते थे। तो हमने आपसे जो चर्चा किया कि आई जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन देगा। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब ये हुआ कि जो सतत कार्य करता रहे, ये कभी बंद नहीं होगा, और ये कार्य किया और इसने एक्टिव लैक रिप्रेसर को बना दिया या नहीं बनाया, 2 बातें आएंगी। तो कंडीशन नंबर 1 कि ये बन गया है। जब ये बन गया है तो आप देखिए ये ऑपरेटर जीन को जाके बाइंड कर दे रहा है। तो ऑपरेटर जीन को बाइंड करने से ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्रिया नहीं हो पाती है।
लेकिन मान लीजिए एक रिप्रेसर जो या एक इंड्यूसर है, जैसे एलोलैक्टोज है, ये इंड्यूसर है, ये जब कभी भी आता है तो यह जो रिप्रेसर प्रोटीन जो ऑपरेटर को जाके बाइंड किया था उनके साथ जुड़ के उनके संरचना में परिवर्तन ला देता है, जिसके कारण ये जो रिप्रेसर थे वे ऑपरेटर को जुड़ नहीं पाते थे और आरएनए पॉलीमरेज आगे चल देता था, क्योंकि ये जगह खाली रहती थी और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसी घटनाएं होती थी। तो ये जीन रेगुलेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है, क्योंकि आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ये जो इंड्यूसर है यह यदि बाहर से आ रहा है और अगर यह रिप्रेसर को ब्लॉक कर दे रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज की क्रिया होगी, और अगर ये नहीं आया, ये ब्लॉक नहीं किया, तो ये क्रिया नहीं होगी। ये मैं समझता हूं कि हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे, हालांकि इस चित्र की यहाँ आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमें चूंकि समझ में आना जरूरी था, इसीलिए हमने इसको फिर से आपके साथ रिवाइज किया। तो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद आप इस चित्र को समझ गए हैं। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना पूरी आगे कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड होगी। इसको फिर से आप एक बार दो बार देख लीजिएगा। ओके, कम देखिए, यहाँ दो बातें हैं, एक्सटर्नल इंड्यूसर की अनुपस्थिति और एक्सटर्नल इंड्यूसर की उपस्थिति। ये दो बातों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे पास ये प्रोमोटर जीन है, रिप्रेसर जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। तो जीन 1 रिप्रेसर जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है जो यहाँ जाके बाइंड कर दे रहे हैं, और चूंकि ये साइट बाइंड हो जा रहा है रिप्रेसर का, तो प्रोमोटर जीन आरएनए पॉलीमरेज आगे भेज नहीं पाता है, जिसके कारण जो स्ट्रक्चरल जीन जो रिकॉम्बिनेज जीन के नाम से थे वे रिकॉम्बिनेज एंजाइम का निर्माण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कुछ नहीं होगी। और अगर ये रिकॉम्बिनेज बनाते तो ये ब्लॉक सीक्वेंस को एक कट करके हटा देते, तो ये जो प्रोमोटर रीजन जो था वो इंटरमिनेटर पे काम करता और यहाँ से बनते तो टॉक्सिन बनता। तो चूंकि बाहर का कोई एक्सटर्नल इंड्यूसर नहीं है, इसीलिए यहाँ भी टॉक्सिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब ये चित्र और अच्छी से समझ में आएगा। हम दूसरे को देखें कि अगर एक्सटर्नल इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो जब प्रेजेंट है तो ये रिप्रेसर को बाइंड नहीं कर पाएंगे, तो रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करेगा, और आपने बाहर से एक्सटर्नल इंड्यूसर दे दिया है तो वो यहाँ इसको ब्लॉक कर नहीं पाते हैं, इनमें चेंज आ जाता है, जिसके कारण रिकॉम्बिनेज जीन जो है रिकॉम्बिनेज बनाता है, और वो क्या करता है, ये ब्लॉकिंग सीक्वेंस को आके ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ ब्लॉक कर देता है, या कहने का मतलब हटा देता है। तो ये टर्मिनेटर जीन फिर फंक्शनल हो जाता है और जो टॉक्सिन है उसका निर्माण करता है। ये एक ब्रॉड एक आउटलाइन है, लेकिन हम इनको और आगे के चित्रों में सेम चीज को हम लोग कई बार राम कहानी बदल बदल के देखने की कोशिश करेंगे। जैसे बाहर से एक्सटर्नल इनपुट आ रहा है तो स्विच ऑन हुआ जेनेटिक, अब वो बायोलॉजिकल सिग्नल दिया जो ट्रेड स्विच की तरह काम कर रहा है, और ये एंजाइम ब्लॉकर्स को काट के हटा देते हैं, तो ये प्रोमोटर जीन से टारगेट जीन से हमको टॉक्सिन्स का प्राप्ति हो जाती है। तो दो बातें हैं, नंबर एक ये रिप्रेसर प्रोटीन है, और जब इंड्यूसर है या इंड्यूसर नहीं है, तो देखिए ये जो है ये इंड्यूसर है, तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑन कब कहलाएगा, ये इंड्यूसर आके इनको इंड्यूस कर रहा है और प्रोटीन को कट कर दे रहा है, तो ब्लॉकर कट हो जा रहे हैं और ये ऑफ हो जा रहा है, क्योंकि ब्लॉकर के द्वारा यहाँ ब्लॉक किए जा रहे थे। लेकिन जब हम इंड्यूसर को अप्लाई कर रहे हैं ब्लॉक्स में, तो रिप्रेसर क्या करता है, वहाँ ऑफ कर देता है। आपने यहाँ से रिप्रेसर दिया और इसने इसको लेने से इनकार कर दिया, तो ये ऑन हो जाता है, और ऑन होने से कट कर देता है ब्लॉकर को, जिसके कारण स्विच ऑन हो जाती है। ये भी चित्र क्लियर है। और जब ये ऑन हो गया तो ये टॉक्सिक इफेक्ट जहाँ नहीं हो पा रही थी, अब ये राइबोसोमल इनहिबिटर्स आदि का निर्माण करेंगे
और ये राइबोसोमल इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस होंगे, जो सीड के फॉर्मेशन में कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए हम यूज कर रहे थे वो कार्य करने लगेंगे और सीड यहाँ पे जर्मिनेट नहीं होंगे। ये आपने देखा कि रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जब हम इंड्यूसर दिए हैं तभी ये बन रहा है, और जब हम इंड्यूसर नहीं दिए थे तब तक वो कोई काम करने की स्थिति में नहीं था। तो कुल मिला के हमने देखा कि चाहे वो भीगर्ट हो या टीगर्ट हो, एक रिप्रेसर जीन, एक रिकॉम्बिनेज जीन और एक टारगेट जीन जो टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये बाहर से जो इंड्यूसर दिए जा रहे हैं, जो इंड्यूसिंग सब्सटेंस हैं, उनका नेचर क्या होना चाहिए? वो केमिकल के बने होने चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, इकोसिस्टम के लिए और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, फील्ड के सीड पे सीधे काम करना चाहिए, जो प्लांट पे आप दे रहे हो सीधे उसको एब्जॉर्ब कर ले, और इनकी कैटालिटिक एक्शन भी बड़ा स्पेसिफिक होनी चाहिए टारगेट जेनेटिक सिस्टम के आधार पे। और ये इंड्यूस जेनेटिक सिस्टम बहुत सेंसिटिव स्मॉल डोज में इंड्यूसर के करते हैं। ओके, तो ये कैसे काम करता है? तो इसके लिए 3 मेथड दिए गए हैं वीगर्ट के लिए, और जो ट्रेट है उसके लिए 2 मेथड दिए गए हैं। सबसे पहला मेथड आप देखिएगा, जिसको यूएसडीए और डेल्टा पाइन ने सबसे पहले यूज किया था। अपना पेटेंट जो था उनका यूएस 5723765 के ऊपर उन्होंने इसको यूज किया था। और इसमें तीन जीन थे, इसमें 3 जीन थे, जिसमें कि 2 बैक्टीरिया से और एक अनदर प्लांट से प्राप्त किए गए थे। तो एक जो जीन था, इसको हम टर्मिनेटर जीन कह रहे थे, वो साइटोटॉक्सिक प्रोटीन बनाता है जो राइबोसोम को इनएक्टिवेट कर देता था, सेपोरिन को। अब देखिए राइबोसोम ही इनएक्टिवेट हो गया तो एंजाइम ही नहीं बनेगी, तो आगे की प्रोसेस ऐसे रुक जाएगी। और इसके लिए लेट एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया लिया, जिसको हम लोग प्रमोटर कहते थे, और ये डीए स्पेसर ब्लॉकिंग के साथ जुड़ा रहता था और लॉक सीक्वेंस को ये कट करते थे, और जिसके कारण टर्मिनेटर जीन की एक्टिविटी रुक जाती थी। इस तरह से 2 और जीन ज्ञात हुए हैं। एक है FASP-P1 स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेज जो प्रोटीन क्रे को बनाता है और भी उसी तरह से जाके ब्लॉकिंग करता है, और एक TN10 टेट रिप्रेसर जीन है जो कंस्टिट्यूटिव प्रोमोटर्स और इनकोड करते हैं प्रोटीन को, टेट ऑपेरॉन को, और जिसके कारण एक्सप्रेशन जो रिकॉम्बिनेज जीन का रुक जाता था। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली जो था वो बाइंडिंग रिप्रेसर को रोक देता था। इसीलिए जो पेटेंट यूएस ने कराया था 5723765, वो केमिकल इंड्यूसर खास करके टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को उन्होंने यूज किया। तो ध्यान से समझिएगा, ये कंस्टिट्यूटिव प्रोमोटर ही हमेशा प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। ये रिप्रेसर जीन है जो रिप्रेसर भी बना रहा है, ये हमेशा ही बनाएगा क्योंकि कंस्टिट्यूटिव है। अब ये रिकॉम्बिनेज जीन के साथ जुड़ गया, एक कंडीशन। और दूसरा है कि जो एक्सटर्नल आपने इंड्यूसर दिया था वो रिप्रेसर जीन के रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ तो रिप्रेसर एक्सटर्नल इंड्यूसर है ही नहीं, और यहाँ पे है। अगर ये है और यहाँ ये नहीं है, दोनों बातों में, तो रिप्रेसर का ऑपरेटर जो है वो प्रमोट नॉर्मल काम करेगा कि नहीं करेगा? ये इनको ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, और जब ब्लॉक नहीं कर पाते हैं तो ब्लॉकर स्पेस कटता नहीं है, जिसके कारण ये कोई तरह का टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट नहीं करता है। मतलब मान लीजिए आपने यहाँ टेट्रासाइक्लिन नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही आपने टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे दिया तो ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ के उनकी एक्टिविटी को रोक देते हैं। बहरहाल ये जो इंड्यूसर मॉलिक्यूल है वो रिप्रेसर में चेंज लाता है, जिसके कारण ऑपरेटर बांध नहीं पाता है, और ये अलाउ कर देता है रिकॉम्बिनेज जीन को, और वो रिकॉम्बिनेज जीन ब्लॉकर को कट कर देते हैं, और जिसके कारण यहाँ टॉक्सिक मटेरियल बन जाती है, और वो टॉक्सिक मटेरियल सीड के जर्मिनेशन को रोक देते थे। तो आपने लगा के दिया यहाँ टेट्रासाइक्लिन, यहाँ सीड की जर्मिनेशन रुक गई। आपने यहाँ नहीं लगा के दिया तो सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाया। तो ये हमने बाहर से इंड्यूसर दे रहे थे। तो चूंकि दूसरे कंडीशन को और लिखिए,
ये कंस्टिट्यूटिव प्रमोटर है, रिप्रेसर जीन है, रिप्रेसर है, ये आ रहा है यहाँ पे। इसके एब्सेंस में इंड्यूसर जो है वो अनेबल हो रहा है, और अनेबल होने से क्या हुआ, वो ब्लॉकर्स जो हैं तो रिकॉम्बिनेज यहाँ रिमूव कर दिया ब्लॉकिंग सीक्वेंस को, और टॉक्सिन्स बन गया। अब वही एक्सटर्नल इंड्यूसर अगर है तो वो आके इनको ब्लॉक कर दिए, और जो ही ब्लॉक कर दिए तो रिकॉम्बिनेज जीन ने रिकॉम्बिनेज प्रोटीन नहीं बनाया, जिसके कारण ये ब्लॉकिंग जो है वो नहीं कार्य कर पाई, और जिसके कारण टॉक्सिन का निर्माण नहीं हुआ। तो यहाँ पे वही हो रहा था कि लेट इम्ब्रियोजेनेसिस, जब इम्ब्रियो बन गया पूरी तरह से, तो राइबोसोमल इनएक्टिवेशन प्रोटीन, जिसको हम लोग लियावेगर के नाम से जान लेते हैं, वो टर्मिनेटर जीन का काम कर रहा था, और जिसके कारण सारे इम्ब्रियो की एबॉर्शन हो जाती थी, और इम्ब्रियो ही नहीं रहा तो फिर वो सीड में जर्मिनेट क्या करेगा। इसीलिए ऐसे सीड प्रोड्यूस हुए, हार्वेस्ट किए गए, लेकिन स्टेराइल हो गए, लेकिन अगले सीजन तक हम उसको स्टोर नहीं कर पाए। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग जो पेटेंट कराए, तो राइबोसोमल इंड्यूसर प्रोटीन जो नॉन टॉक्सिक था दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, इसीलिए यहाँ पे लोगों का डाउट रेज हुआ, और लोगों ने कई तरह के हंगामे खड़े किए। सिंप्लीफाइड मॉडल जो रिकॉम्बिनेज जीन डायरेक्टली लिंक हो जाता है इंड्यूसिबल प्रमोटर में, ये 98 में आया है, और प्रोडक्शन ऑफ टर्मिनेटर हाइब्रिड सीड जो है वो भी प्रपोज किए गए बाद के सालों में 2004 में। देखिए दूसरा मेथड है वो रिवर्स मेथड है, इसलिए उसको रिवर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। और यहाँ पे जीन एक जो कोड कर रहा है वो डिसरप्टर प्रोटीन को कोड कर रहा है, जो परमानेंटली एक्टिव सीड है, जो कि इसको स्टेराइल बनाते हैं। क्योंकि यहाँ जो रिप्रेसर प्रोटीन है, जो जीन अंडर कंट्रोल कोई केमिकल इंड्यूसिबल प्रमोटर में है, जो बाइंड करता है ऑपरेटर को, जिसके कारण एक्सप्रेशन उनका रुक जाता है, इसलिए उसको डिसरप्टर प्रोटीन ही हम कहते हैं। तो कभी भी कोई एक्सोजेनस केमिकल इंड्यूसर जो है अगर वो नहीं आएगा तो कोई रिप्रेसर प्रोटीन एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए लोग क्या करते थे कि स्पेसिफिक केमिकल इंड्यूसर पूरे सीड के मल्टीप्लिकेशन तक लगाते रहते थे, जिसके कारण इनएक्टिवेट और डिसरप्टर जीन होता था, जो उनमें स्टेबिलिटी आदि उसको करता था, और वो आराम से उसको बाजार में बेचते थे। जैसे देखिए यहाँ दोनों चित्रों पे ध्यान से देखा जाए तो ये एक्सटर्नल इंड्यूसर है जो इस जगह लग रहा है, इस जगह नहीं लग रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यार रिप्रेसर नहीं लगा, सॉरी इंड्यूसर नहीं लगा जो एक्सटर्नल था, तो रिप्रेसर प्रोटीन भी यहाँ एक्सप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि केमिकल नहीं आया, इसने इंड्यूस नहीं किया इसको, तो रिप्रेसर जीन काम नहीं किया। नतीजा जब एक काम नहीं किया तो जो प्रमोटर के साथ ऑपरेटर के साथ डिसरप्टर जीन थे वो सीड को क्या कर दिए, स्टेराइल कर दिए। लेकिन वही जब आप एक्सटर्नल इंड्यूसर को आप यहाँ दे रहे हैं तो ये प्रमोटर के साथ जुड़ जाता है, और अब रिप्रेसर जीन जो है वह इंड्यूसर के कारण रिप्रेसर जीन काम कर रहा है, और वो क्या करता है, इस ऑपरेटर को ब्लॉक कर देता है, और प्रमोटर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज लेके जाएगा, लेकिन ऑपरेटर तो ब्लॉक है, तो आगे क्रिया नहीं होगी, जिसके कारण यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन में इनहिबिट कर देता है, जिसलिए इसको हम लोग डिसरप्टर जीन भी कहते हैं। इस तरह की चीजों को लोगों ने टोबैको के प्लांट में डाला था, और खास करके पेटेंट भी कराया था इंग्लिश एग्रीकल्चर कंपनी जेनेका ने, और उसको उन्होंने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन 1992 में कहा था, और इसको मेल फ्लावर स्पेसिफिक प्रमोटर हुआ करते थे। 1998 में इसके बारे में जानकारी है। अब जो है जिसको हम सेकेंड टाइप बोलते हैं, ये जीन के फ्लो को ट्रांसजीन प्लांट में कंट्रोल करता है, और ये रिकवरेबल ब्लॉक होते हैं फंक्शन के, जिसको हम लोग शॉर्टकट में RBF बोलते हैं। R का मतलब रिकवरेबल, B का मतलब ब्लॉक ऑफ द फंक्शन। तो इसको कुबिसिनोव और उनके सहकर्मियों ने 2001 में कहा था, और इस ब्लॉकिंग सीक्वेंस को बार्नीज जीन्स कहा जाता था, जो हीट के शॉक के प्रमोटर हुआ करते थे। जैसे देखिए ये बार स्टार जीन है, और ये HS प्रमोटर है। हमने यहाँ हीट से इसको शॉक दे दिया, और यहाँ हमने हीट से शॉक नहीं दिया। जब हमने हीट शॉक नहीं दिया, मतलब हमने कोई इंड्यूसर को भी यहाँ नहीं दिया, तो नो राइबोन्यूक्लियेज इनहिबिटर प्रोड्यूस होंगे, जिसके कारण
ये जो बारबीज जो जीन था वो आरएनएज या राइबोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन जब आपने हीट शॉक दे दिया तो ये राइबोन्यूक्लियस इनहिबिटर आ गए और ये इनहिबिटर जाके आप ब्लॉक कर दिए बारबीज जीन को। और जब बारबीज जीन जो आरएनएज को बना रहा था उसको बनाएगा ही नहीं, और जब बनाएगा ही नहीं तो आगे कहानी तो ऐसी रुक गई। ये फर्स्ट पेटेंट था इस टेक्नोलॉजी से 2005 में, फिनिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, और कुबिसोव ने 1905 में इसको डेवलप किया था। अब आइए थर्ड मैकेनिज्म। थर्ड मैकेनिज्म क्या है कि जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज में होता था, खास करके ट्यूबर है, रूट है या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो कि अपनी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते हैं पीरियड में जिसमें उनके सेल्फ लाइफ बढ़ जाया करती थी। ये जेनेका या सिंजेटा का 2001 का इन्वॉल्व किया हुआ परमानेंटली एक्टिव जीन को एबल कर देते हैं ब्लॉक करने के लिए उनके वेजिटेटिव ग्रोथ में, और जिसके कारण प्लांट प्रिवेंट कर देता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो टर्मिनेटर जीन की तरह काम करता था। अब देखिए सेलेक्टिवली टर्मिनेबल ट्रांसजीन्स क्या होंगे। ट्रांसजीन्स या ट्रांसजेनिक हम किसको बोलते हैं? जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया जाता है उसको हम ट्रांसजीन्स कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी डेवलप करी गई जो कि सेलेक्टिवली टर्मिनेबल या टर्मिनेबल ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए की गई थी, जिसमें किसी तरह के प्रोटीन को इंसर्ट नहीं करा गया। अब जैसे मान लीजिए आरएनए इंटरफेरेंस कैसेट है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया टेंडम में ग्लाइफोसेट टॉलरेंस के लिए, जो 5-इनोल पायरुवाइल सिकीमेट 3-फॉस्फेट सिंथेटेज ईपीएसपीएस जीन जो ट्रांसजेनिक प्लांट में आता है। अब इसको जैसा देखिए कि हम लोगों ने यहाँ किया क्या, ये साइटोक्रोम P450 जीन्स था और यहाँ इन्वर्टेड रिपीट्स ऑफ साइटोक्रोम P450 जीन है, और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये कॉलीफ्लावर मोजाइक प्रमोटर है। अब इनसे जो आरएनए आए और इनसे जो आरएनए आए दोनों ट्रांसक्रिप्शन से आए, और इन दोनों से हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्राप्त कर लिए। और अब जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो डायरेक्ट करता है सीक्वेंस स्पेसिंग डिग्रेडेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, जिसको हम आईआरएनए के नाम से याद करते हैं। उसी तरह से देखिए एक और जीन के बारे में जो रिप्रेसेबल सब लीथल सिस्टम बनाया गया, इसको स्कैरन थैनर और उनके सहकर्मियों ने 2003 में दिया। उनका कहना था कि एक जीन पर SLNT जीन होता है, दूसरे पे R होता है, तो जब कभी भी इनकी डुप्लीकेशन होगी, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो इनके जीन इधर उधर जाएंगे। तो एक में हो सकता है कि पूरा यही रह जाए, एक में पूरा R ही रह जाए, एक में SLTN के साथ R आएगा और एक में R के साथ ही आएंगे। तो ऐसा इन्होंने देखा कि जब इनको क्रॉस किया गया और इनके वायबल सीड्स में देखा गया, तो वायबल सीड में ये दोनों कैरेक्टर होना जरूरी था। इसलिए जब आउटक्रॉस किया जाता है तो ये दोनों एलील अलग हो जाते थे, और जब अलग हो जाते थे तो फिर वो नॉन जीएम प्लांट्स की तरफ बिहेव करने लगते थे। दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि R एलिमेंट की अनुपस्थिति में सेल की लिथैलिटी एक्टिवेट हो जाती थी, इसीलिए सेल अपना नोबल ट्रेट को गंवा बैठता था और जर्मिनेट नहीं करता था। इसलिए R की उपस्थिति यहाँ होना बहुत जरूरी थी, क्योंकि वही रिप्लेसेबल सीड लीथल सिस्टम कहलाता था। ये सारे भी गट के थे। अब देखिए टी गट के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला जो मेथड है, इसमें एक जीन कैसेट बनाई जाती है जिसकी एक्सप्रेशन सीड और प्रोग्राम इस तरह से की जाती है कि जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि टॉक्सिक या डिसरप्टर प्रोटीन का निर्माण करता है, और वो विदाउट किलिंग एम्ब्रियो रहता है। इसलिए एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम इस सेलेक्टिव कैरेक्टर को अप्लाई करें, विथहोल्ड करें केमिकल के एप्लीकेशन से, जब किसान को हम दे रहे हैं उसके पूर्व भी,
और फर्स्ट जनरेशन की जो प्लांट है वो ट्रेड को देते हैं और सेकेंड जनरेशन में वो ट्रेड नहीं मिलता है। और ये जेनेका की पेटेंट 9403619 टाइटल जो इम्प्रूव प्लांट जर्म प्लाज्म में पाया गया था। कहने का मतलब, ध्यान से यहाँ से देखें कि दो कंडीशन है, एक में एक्सटर्नल इंड्यूसर है और एक में एक्सटर्नल इंड्यूसर नहीं है। तो कंस्टिट्यूटिव प्रोमोटर है और ये रिप्रेसर जीन है, ये रिप्रेसर बना रहे हैं, ये रिप्रेसर जाके डिसरप्टर जीन के साथ जुड़ रहे हैं, तो जुड़ तो गए लेकिन ये ऑपरेट नहीं किए प्रमोटर को, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन यहाँ प्रिवेंट हो गया। और जब यहाँ ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट हो गया तो ये रिकॉम्बिनेज बना और जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका चालू हो गया। तो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले ये सेकेंड जनरेशन में बना दिया। लेकिन वही एक्सटर्नल इंड्यूसर जब यहाँ आके जुड़ते हैं तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये कट कर देता है, जिसके कारण उनकी जर्मिनेशन नहीं हो पा रही है। सेकेंड मेथड भी कुछ ऐसा ही था, इसमें साइलेंट रखा गया था जो जीन ऑफ या ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट था और ये फर्टाइल जनरेशन चलाते थे। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे देखिए ये एक्सटर्नल इंड्यूसर है और ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर है, ये रिप्रेसर जीन है तो रिप्रेसर प्रोटीन बना है, रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड किए प्रमोटर को, रिकॉम्बिनेट जीन को जब वो नहीं लॉक कर पाए तो यहाँ पे कुछ काम नहीं हो पाया। लेकिन जब वही एक्सटर्नल इंड्यूसर यहाँ आते हैं तो ये इस ब्लॉकर्स को कट कर देते हैं। अब ब्लॉकर को कट करने के कारण प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट तैयार हो जाता है। तो अब आती है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन जो है वो डिलीटर्स की तरह काम करेंगे, क्योंकि सारे वो नॉन फंक्शनल ट्रांसजीन्स को हटा दे रहे पॉलन ग्रेन से। उसमें कंबाइंड स्टेप स्ट्रेटेजी ली गई और ये कॉम्बिनेज क्रे और लॉक्स पे बैक्टीरियोफाज P1 पे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के FLP और FRT पर यूज किया गया। ये ट्रांसजीन जो थे वो FLP के और क्रे रिकॉम्बिनेज जीन पर एक टिश्यू और डेवलपमेंटल स्टेज स्पेसिफिक प्रमोटर की तरह कार्य किए और जिसके कारण दो फ्यूज लॉक्स FRT रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंसेस आई जो कि इनहांस करी क्री और FLP रिकॉम्बिनेज की इफिशिएंसी को। और इनके एक्सप्रेशन जो रिकॉम्बिनेज के थे वो डिलीशन सारे फंक्शनल ट्रांसजीन्स के कर दिए। इसमें पॉलन और सीड स्पेसिफिक प्रमोटर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में PAB5 कहते थे, और ये डिलीटेड सीक्वेंस जो है डिस्ट्रॉय हो गए और जिसके कारण जो नॉन ट्रांस पॉलन निकले थे GM प्लांट्स में थे वो सारे कैरेक्टर को एलिमिनेट कर दिए, जिसके कारण उनको नए बीज खरीदने पड़े और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड में मेंटेन रख पाए। तो इस तरह से हम देखें कि इस टेक्नोलॉजी में ये फॉरवर्ड किया गया टर्मिनेटर को, जो कि हमारे कई तरह के इथिकल इम्प्लीकेशंस को भी याद कराता है, उसी को शॉर्टकट में यहाँ एक पूरे व्यू में दिया गया है। तो इसके पीछे लक्ष्य क्या था? मेन गोल यह था कि जो GERT है वो डिजाइन किया जाए, टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन किया जाए जेनेटिक रिसोर्स के लिए, इनोवेशंस के लिए। लेकिन आज ये ट्रांसजीन्स का फ्लो और स्पेसिफिक एग्रोनॉमी को इकोनॉमिक यूजफुलनेस के लिए, बेनिफिट्स के लिए हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसी में आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि हमको जब तक IPR हमको नहीं देगी, क्या चीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जब तक आपको अपने ब्रीडर राइट्स नहीं मिल पाते हैं, आप इन चीज को ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। और चूंकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी इस चीज को देने से इनकार कर रही है, इसलिए उपज भी ग्रेजुअली क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन ये हमारे दिमागों में कई तरह के क्वेश्चंस को भी ला रही हैं कि एक तरफ हम उपज बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की केमिकल की भी बात करते हैं। तो इसलिए हम इन्वायरमेंटल में कंटामिनेंट ट्रांसजीन्स के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। GERT जो है वो प्रिवेंट करता था अनवांटेड जीन फ्लो को, तो डोमिनेंट एलील ज्यादा से ज्यादा कैरियर के रूप में रह सकते हैं और इनका सीधा प्रभाव बफर जोन पे, खास करके वॉलंटियर सीड्स पे भी हो रहा है। और जो वीड्स जो दिन पर दिन और बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसके यूज करने से सुपर वीड की चांसेस भी काफी कम होती चली जाएंगी, क्योंकि इनके पॉलन ग्रेन बाहर के खेतों में जब जाएंगे, बाहर के वीड्स पर जाएंगे, तो हो सकता है उनको भी स्टराइल कर दें,
तो हो सकता है कि हमारे वीड्स धीरे धीरे ग्रेजुअली बिना किसी वीडिसाइड के ही खत्म हो सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी कई एग्रोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं, जो कि कौन कैरेक्टर काम करेगा कौन नहीं करेगा, और ड्राउट, सॉल्ट, जो स्ट्रेस आदि जो थी उनको भी हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे जो बीज है, कभी कभी हल्की बारिश हो जाए तो बीज बर्बाद हो जाते हैं, प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग को भी हम यहाँ रोक सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज है कि यह एक प्रकार से रोजगार उत्पन्न कराएगा, जिसके कारण कई प्राइवेट कंपनियां जो मार्केट में आएंगी और उसके कारण कईयों को रोजगार मिलने की संभावना है। लेकिन ब्रीडर को उसी के बदले अच्छी बीज, अच्छी कीमत मिलने की चांसेस आएगी, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम इसके लिए तैयार होंगे भी नहीं, क्योंकि हम आज की बीज को कल अगले साल के लिए और अगले साल को अगले साल के लिए रखते हैं, और ये हमारी जो ट्रेडिशन है हम इसको तोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे किसानों को कितना भी फायदा हो जाए। इसीलिए जो भी उनका ये कहना था कि ग्रेजुअली हमें महंगे दामों पर बीज खरीदनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको, किसान को शायद फायदा नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे ये हो सकता है इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट कि भोजन की कीमत काफी कम हो जाएगी, तो किसानों को भी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। इसलिए डेवलप कंट्री में दो तरफी बात है, एक तरफ उपज बढ़ाने से कीमत कम मिलेगी, दूसरी तरफ उपज बढ़ाने की बात है। तो ये कुल मिला के एक डिस्प्यूट ग्रुप है। इसलिए आज भी हमारे पास 3-4 सवाल अभी भी हैं जो कि प्रॉपर रूप में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कि जीन का प्रॉपर सेग्रीगेशन यदि हो, टॉक्सिक प्रोटीन जीन्स ना बने, रिकॉम्बिनेज जीन ना बने, प्रिप्रेसर जीन सेग्रीगेट अगर सही ढंग से हो, तो क्या ये चीज इफेक्टिव नहीं होगी? जो जीन एलईए प्रोमोटर की तरह जो साइलेंट हो जा रहे हैं, जिसके कारण माल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम हो रहा था, तो क्या हम इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में उसको और अधिक पॉसिबल बना सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रांसजेनिक प्लांट के जो कॉमन पॉलन ग्रेन थे, वो एडजेसेंट फील्ड के जो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड फील्ड है, अगर उनमें जाएगा तो अननेसेसरी वो किसान जिसने एक ही गुनाह किया कि आपके ट्रांसजेनिक प्लांट के बगल में खेती की और उसकी पूरी की पूरी पैदावार खत्म हो गई, क्योंकि आपके ट्रांसजेनिक पॉलन ग्रेन ने जाकर उनके फर्टाइल स्टिग्मा को डिस्टर्ब किया, तो ये बड़ा हानिकारक और बहुत ही ब्लेमलेस फार्मर्स बेचारे ऐसे ही मारे जाएंगे। तो कुल मिला के हम लोगों ने जो आज डिस्कस किया, उसका कंक्लूजन हम 5 ले सकते हैं कि अगर हम इसको कमर्शलाइजेशन से ऊपर हटके सोचें, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इससे हम फायदा ले सकते हैं। इसके लिए पब्लिक को हमें उनको फेवरेबल इनोवेशन बताना पड़ेगा, इसके वैल्यूएबल ट्रेड्स के बारे में बताना पड़ेगा, उनको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। तो प्लांट की वायबिलिटी जो इफेक्ट कर रही है ट्रेडिशनल कंजर्वेशन प्रैक्टिस के एक्सचेंज ऑफ सीड्स को, ये सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए आने वाले समय में किसान को मजबूरी में या शौक से जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप को यूज करना ही पड़ेगा। इसलिए ये पूरी ग्लोबल जो मार्केट है, जो कमजोरी है, इसको हमें और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और फ्यूचर के लिए पॉलिटिकल डिबेट्स और कराने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी का और प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आज वही डिबेट में ज्यादा बोलते हैं जिन्हें साइंटिफिक नॉलेज नहीं होता है। और हम आज जो सीड को बचा के पड़ोसियों के साथ एक्सचेंज करके जो खेती करते आ रहे हैं, हमें इनसे ऊपर होकर सोचना पड़ेगा। लेकिन जर्म प्लाज्म की कंजर्वेशन, और कल अगर हमें इस पुराने पद्धति पे आना पड़ेगा, इसके लिए हमें बीजों को क्रायो प्रिजर्वेशन जैसी चीजों को रख के उनकी बीज के, इनके जर्म प्लाज्म को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। परंतु क्या इतनी 130 मिलियंस की आबादी जो हमारे भारत में है, क्या वहां पे ये चीज इम्प्लीमेंट हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है जो आप और हम जैसे लोगों के बीच में आना चाहिए। ये एक बिल्कुल डिबेट का सवाल है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट तो हम यूज करें, लेकिन टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी को यूज करना कितना उचित होगा, कितना अनुचित होगा, यह अभी भी एक डिबेट का विषय है।
उम्मीद है कि आने वाले कुछ दशकों में हम इसके जवाब को देने की स्थिति में आएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत। थैंक यू वेरी मच।